बारिश में चटपटे मछली के पकौड़े। आरती अपने पति भोला, बेटे महेश और बेटी पूनम के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जहां हर बार बारिश में पानी भर जाया करता था। आरती खुद भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन वो अपने पति के साथ जब अपने बच्चों को पास में सुलाकर सो रही थी, तभी अचानक जोर से बादल गरजे। आरती, मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। अगर बारिश हो गई तो हमारी झोपड़ी फिर से टपकने लग जाएगी। हाँ जी, बस आप ज्यादा पक्की नींद में मत सोना, वरना अकेले सब कुछ संभालना मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना होता है। कोई बात नहीं आरती, अगर मुझे ज्यादा गहरी नींद आ जाए तो तुम मुझ पर थोड़ा सा पानी डाल देना, तुरंत ही उठ जाऊंगा मैं। दोनों ही अब सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में सच में गांव में जोरों की बारिश होने लगती है। जहां हर किसी को गर्मी के मौसम में उस बारिश से राहत मिली थी, तो वहीं भोला और आरती के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। दोनों पूरी झोपड़ी में से पानी निकालने में लगे हुए थे। हे भगवान, बस बच्चों को किसी तरह हमने कपड़े से ढक दिया है। उनकी नींद नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनकी पढ़ाई के साथ कोई भी समझौता हो। तुम फिक्र मत करो आरती, जिसके मन इतने अच्छे होते हैं उसको कुछ नहीं होता। हमारे बच्चे गहरी नींद सो रहे हैं। पूरी रात भोला और आरती ऐसे ही पानी निकालते रहते हैं और थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाती है। दोनों की आंख लग जाती है। भोला सुबह उठता है तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। आरती जल्दी से बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती है। वहीं भोला ने काम पर जाते हुए कहा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है आरती। आज तो मैं फिर से देरी से काम पर जा रहा हूँ। जमींदार जी मुझ पर बेकार में गुस्सा करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं जी? ये बारिश सिर्फ हमारे घर थोड़ी हुई है, पूरे गांव में हुई है। हो सकता है कि जमींदार जी भी आज खेतों पर देरी से आए। आप बिना कुछ सोचे समझे जाइए। ऐसा ही होता है। आरती की बात सुनकर भोला जमींदार के यहाँ काम करने चला जाता है, लेकिन जमींदार तो पहले से तैयारी में बैठा था कि वो कोई भी बहाना मिलने पर भोला को काम से निकाल दे, ताकि उसे तनख्वाह भी ना देनी पड़े। और यही होता है। आ गया भोला तू? अगर इतनी देरी से आना होता है तो काम पर आने की जरूरत ही क्या है? मालिक, सब जगह बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और वैसे भी रात भर झोपड़ी से पानी निकलता रहा, क्योंकि झोपड़ी टूट चुकी है। देख भोले, तेरे रोज रोज के बहाने नहीं चलेंगे, इसीलिए मैंने किसी और को काम पर रख लिया है। आज से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। भोला जमींदार के आगे खूब हाथ जोड़ता है, लेकिन जमींदार को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और वो उसे काम से निकाल देता है। वहीं जब भोला घर आकर ये सारी बात आरती को बताता है, तो आरती कहती है, आप इतने उदास क्यों होते हैं जी? इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हर तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है। मुझे किसी नए खेत पर काम भी नहीं मिलेगा। जमींदार जी के यहाँ काम करता था और उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। तभी आरती की नजर अपनी झोपड़ी के पीछे बनी हुई उस छोटे से पानी से भरे गड्ढे पर जाती है, जिसके अंदर 2 दिन बारिश होने की वजह से मछलियां आ गई थी। आरती ने उन मछलियों को उठाया और बोली, ये बारिश का समय है, जब यहाँ मछलियां आ गई हैं तब तो नदी में भी मछलियां होंगी ना? क्यों ना आप एक जाल तैयार करें और जाकर मछलियां पकड़ लें। और उससे क्या हो जाएगा आरती? बारिश के मौसम में सब लोगों को मछली खाना अच्छा लगता है। हम लोग भी छोटी छोटी मछलियों के चटपटे पकौड़े बनाकर बेचेंगे। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, क्योंकि मछलियां खरीदने के लिए पैसे नहीं लग रहे, और हम इसमें सिर्फ घर के मसाले और तेल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें सरकार की तरफ से मिल जाता है। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं जाता हूँ और मछलियां पकड़कर लेकर आता हूँ। तब तक तुम घर पर मसाला तैयार कर लो। अब जब कोशिश कर ही रहे हैं तो यही सही। ऐसा ही होता है। भोला जाता है और गांव की नदी के पास से ताजा ताजा मछलियां पकड़कर ले आता है। अब भोला और आरती मिलकर उसके पकौड़े बनाते हैं, और भोला अपने घर के बाहर ही एक ठेला लगाकर बैठ जाता है। आओ आओ भाई आओ, बारिश में चटपटी मछली के पकौड़े खाओ। आओ आओ भाई, बारिश में चटपटे मछली के पकौड़े खाओ। भोला ऐसे ही आवाज लगा रहा होता है, लेकिन कोई भी उसके पकौड़े खाने के लिए नहीं आता। तभी उसकी नन्ही सी बेटी ने कहा, अरे पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी बारिश में तो मैं खुद भी बाहर नहीं निकलती। वो तो माँ जबरदस्ती स्कूल भेज देती है, और आपको लगता है कि कोई इस बारिश में आपके पकौड़े खाने के लिए बाहर आएगा? बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है पूनम बेटा। इसका मतलब है कि मुझे घर घर जाकर लोगों को अपने मछली के पकौड़े खिलाने होंगे, और अगर उन्हें स्वाद पसंद आ गया तब वो खुद खिंचे चले आएंगे। हाँ पापा,
जब तक लोगों को इस मछली के चटपटे पकौड़े का स्वाद पता नहीं चलेगा, वो लोग यहाँ तक क्यों आएंगे? देख रहे हो जी, हमारी बेटी को स्कूल भेजने का कितना फायदा हुआ। कितनी समझदार हो गई है हमारी बेटी इतनी सी उम्र में। अब ऐसा ही होता है। भोला ने लुंगी लपेटी, कुर्ता पहना और कंधे पर गमछा लटकाए, हाथ में टोकरी लेकर मछली के पकौड़े गली गली में बेचने के लिए निकल गया। बारिश तो रुक गई थी, लेकिन जगह जगह पर कीचड़ था। उसके पैर कभी मिट्टी में धंसते तो कभी फिसलने लगता, लेकिन वो संभल जाता। ऐसे ही उसने घर घर जाकर ग्राहकों को मछली के पकौड़े बेचना शुरू किया। अरे वाह भाई वाह, मैं तो बस चाय बनाने की सोच रही थी। बारिश के मौसम में जितनी चाय पियो उतना कम लगता है। आप तो मछली के पकौड़े ले ही आए हो, तो जरा 20 रुपए के दे दो। अभी दे देता हूँ बहन जी। वैसे तो मैं गली गली जाकर पकौड़े बेचूंगा, लेकिन अगर आपको कभी पकौड़े खाने का ज्यादा मन हो और मैं आपको नजर ना आऊं, तो आप मेरी झोपड़ी के बाहर जाकर मेरी पत्नी से पकौड़े मांग लेना। वो बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है। ठीक है भाई, आज तुम्हारे पकौड़े खाकर देखूंगी। अगर अच्छे लगेंगे तो कभी तुम्हारे घर तक भी पकौड़े खाने के लिए आ जाऊंगी। ऐसा ही होता है। भोला गली गली घूमकर अपने चटपटे मछली के पकौड़े बेचता है। सब लोगों को उसके पकौड़े बहुत पसंद आ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो जमींदार के घर के बाहर से गुजरा तो जमींदार की पत्नी ने उसे रोका। सुना है भोला, तुम बहुत अच्छे मछली के चटपटे पकौड़े बेच रहे हो, जरा 50 रुपए के मुझे भी दे दो। जी मालकिन, अभी दे देता हूँ। भोला ने जमींदार की पत्नी को मछली के पकौड़े दे दिए। जब वो पैसे देने लगी तो भोला ने कहा, रहने दीजिए मालकिन, आप पैसे मत दीजिए। इतने सालों तक आपके यहाँ काम करके आपका नमक खाया है, आपके पैसे कैसे ले सकता हूँ? ले लो भोला, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। जमींदार की पत्नी ने उसे कुछ पैसे दिए। भोला ने जैसे ही हाथ खोला तो वो पैसे बहुत सारे थे। तभी जमींदार की पत्नी ने कहा, जानती हूँ कि मेरे पति ने तुम्हें पैसे ना देना पड़े इसलिए काम से निकाल दिया, और इसीलिए तुम्हें गली गली में भटक कर पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि हर किसी का काम एक दिन घूम फिर कर उसके सामने आता है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे दे रही हूँ। इसे रख लो बड़ी बहन समझकर, और मना मत करना। कहते हैं मालकिन, हर घर में एक रावण और हर घर में एक अच्छा इंसान होता है। आपके घर में भी ऐसा ही है। भगवान आपका भला करे। मुझे मालिक से कोई नाराजगी नहीं है। भोला सारे पकौड़े बेचकर घर आ गया। उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया तो उसकी पत्नी आरती ने कहा, मालकिन सच में बहुत अच्छी हैं। हो सकता है कि जमींदार का मन भी किसी दिन बदल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। जहां पर भोला और आरती ऐसे ही बारिश के दिनों में अपनी मछली के पकौड़े बेचकर खुश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जमींदार ने भोला की जगह जिस आदमी को काम पर रखा, वो आधी खेती लेकर रातों रात गांव से भाग गया। जमींदार रोते हुए अपनी पत्नी से बोला, हे राम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 2-4 रुपए बचाने के चक्कर में हजारों का नुकसान कर बैठा मैं। अच्छा भला वफादार भोला मेरे यहाँ कब से काम कर रहा था, और मैंने उसे निकाल कर एक धोखेबाज आदमी को काम पर रख लिया। कोई बात नहीं जी, अगर आप ये न करते तो आज भोला अपना खुद का काम नहीं चला रहा होता। सुना है पूरे गांव में उसके बारिश में चटपटे मछली के पकौड़ों की धूम मची हुई है। अब तो मैं जा रही हूँ उसकी झोपड़ी के बाहर वो पकौड़े खाने। अगर आपको भी चलना है तो चल सकते हो। जमींदार भी अपनी पत्नी के साथ भोला के हाथों के चटपटे मछली के पकौड़े खाने उसके घर तक गया और साथ ही अपनी गलती की माफी भी मांगी। अब भोला कभी भी उसके पास खेतों पर काम करने वापस नहीं जाने वाला था, लेकिन जमींदार ने कम से कम अपनी गलती मानकर अपना पछतावा। दिल्ली शहर में सुहांत अपनी पत्नी काव्या के साथ रहता था। दोनों की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। सुहांत एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और काव्या घर संभालती थी। सुबह से शाम तक घर में रह रहकर काव्या बोर हो जाती थी, इसलिए एक रोज वो सुहांत से कहती है, सुहांत इस बार चलो ना मेरे गांव चलते हैं। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले, इसी बहाने कुछ दिन गांव में भी रह आएंगे। वैसे भी तुम तो सारा दिन काम पर निकल जाते हो और मैं यहाँ अकेले रह रहकर बोर हो जाती हूँ। फिर सुहांत ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तुम ठीक कहती हो। वैसे भी इतने महीनों से लगातार ऑफिस जा जाकर ना मैं भी थक गया हूँ। इसी बहाने थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। ससुराल जाने के बहाने थोड़ा गांव का मजा भी ले लेते हैं। मैं कल ही ऑफिस में कुछ दिनों की छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। वाह, अब मजा आएगा। कितने टाइम बाद मैं अपने गांव जाऊंगी। सुहांत ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया और फिर दोनों अपनी गाड़ी से गांव की तरफ निकल गए। तकरीबन 9 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद दोनों हिमाचल के चंबा गांव पहुंच गए, जहां चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू, खुला आसमान था। ये सब कुछ सुहांत के लिए नया था। वाह काव्या, गांव आने की ना फीलिंग ही अलग है। आधी थकान तो यहाँ आकर वैसे ही मिट जाती है।
सही कहा सुहान, लेकिन अब बातें कम करो और सामने की ओर ध्यान दो। ये पहाड़ी रास्ते हैं, जरा सा भी ध्यान भटका ना तो समझो गाड़ी सीधा खाई में। ओके ओके मैडम। कुछ देर बाद वो काव्या के गांव पहुंच गए। वो दोनों काव्या के ससुराल वालों को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी को भी अपने आने की खबर नहीं दी थी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें खुद ही वहां जाकर सरप्राइज मिलने वाला है। जैसे ही वो अपने ससुराल के पास पहुंचा तो सुहांत हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके ससुराल के लोग तंबू लगाकर उसमें रह रहे हैं। अरे ये क्या है, तंबू में ससुराल? अरे हाँ, माँ ने कुछ दिन पहले बताया था कि वो नया घर बना रहे हैं। वो क्या है ना, पुराने वाले की हालत काफी जर्जर हो गई थी, तो शायद घर बन रहा है इसलिए सब लोग तंबू में रह रहे हैं। सुहांत ने देखा एक बड़ा सा तंबू जिसके अंदर पूरा परिवार रह रहा था। मतलब हम भी यहीं रहेंगे? जी हाँ जमाई राजा। तभी उसके ससुराल वाले अंदर से आए। उन दोनों को देखकर वो बड़े खुश हुए। आइए आइए जमाई राजा, आपका आपके ससुराल में स्वागत है। मेरा मतलब है इस तंबू वाले ससुराल में। शुरुआत में सुहांत को बहुत अजीब लगा। न पक्का घर, न एसी, न बेड, सिर्फ चारपाई, कुछ सामान और तंबू के नीचे रहने वाला वो ससुराल। वो एक खाट पर जाकर बैठ गया जहां उसे चाय के साथ नाक में खाने को दी। ऐसे ही शाम हो गई। फिर खाने में सासू माँ ने उन्हें मक्के की रोटी साग के साथ परोसा, साथ ही उसमें देसी घी भी डाला, जिससे उसका स्वाद किसी होटल के खाने से भी बढ़िया लग रहा था। वाह माँ, इस स्वाद के लिए तो मैं कब से तरस गई थी। शहरों में तो कहाँ ये सब खाना मिलता है। हाँ, तभी कहती थी बेटी तू भी मक्के की रोटी बनाना सीख ले, लेकिन तुझे तो जैसे वो सीखनी ही नहीं थी। अगर सीख लेती तो यहाँ आकर आपके हाथों की बनी ये रोटी कैसे चख सकती थी। हाँ। फिर खाना खाकर वो सब सो गए, लेकिन आधी रात को सुहांत को मच्छर काटने लगे। उसने धीरे से काव्या से कहा, काव्या यहाँ तो मच्छर भी बहुत है। हाँ बाबा जानती हूँ, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लो। यही असली गांव की जिंदगी है, खुली हवा और मच्छरों का साथ। जीजा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी बाहर की तरफ उपले जला देता हूँ, उससे मच्छर नहीं आएंगे। उस रात तो जैसे तैसे वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे गांव में रहकर सुहांत को मजा आने लगा। सुबह पक्षियों की आवाज, ताजी हवा, खेतों में घूमना, गांव का खाना, सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा। एक दिन वो अपने ससुर जी के साथ खेत भी गया। कैसा लग रहा है बेटा गांव? सच कहूं पापा जी तो पहले अजीब लग रहा था, लेकिन अब मजा आ रहा है। अब सुहांत को वहां मजा आने लगा था। उस तंबू में रहना भी एक अलग अनुभव था। सब लोग एक साथ मिलकर उसमें बैठकर खाना खाते, फिर रात को सब एक साथ बैठकर बातें करते और हंसते। काव्या भी अपने बचपन की याद करके बड़ी खुश थी। फिर एक दिन अचानक मौसम काफी बिगड़ गया। बाहर तेज हवा चली और तंबू हिलने लगा। ये देख सुहांत घबरा गया। अरे अरे ये क्या, कहीं ये गिर तो नहीं जाएगा ना? अरे नहीं, ये तो बस थोड़ी देर का तूफान है, फिर सब शांत हो जाता है। हाँ सुहांत, तुम्हें इन सब की आदत नहीं है ना, इसलिए बेकार ही परेशान हो रहे हो। कुछ नहीं होगा, यहाँ तो कभी भी बारिश आ जाती है। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा गए और काफी तेज हवा चलने लगी। तंबू में अचानक लाइट भी चली गई और अब तेज बादल गरजने की आवाज आई। लेकिन लगता है सुमित्रा आज काफी तेज बारिश आने वाली है। आसमान में बिजली कड़कने और बादलों की तेज गड़गड़ाहट लगातार आती जा रही थी। फिर कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब तंबू के ऊपर पानी गिर रहा था। अंदर बैठे सब लोग घबरा गए। अचानक तंबू के कोने से पानी टपकने लगा। अरे यहाँ से पानी आ रहा है, जल्दी बाल्टी रखो। सुहांत जल्दी से उठा और जहाँ पानी आ रहा था उस जगह पर बाल्टी रख दी। फिर कुछ ही मिनटों में जमीन गीली हो गई। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवा इतनी तेज थी कि तंबू हिलने लगा। अब तो सब लोग घबराने लगे। माँ से पहले इतनी जोरदार बारिश तो कभी नहीं हुई। सही कहा बेटा, हमने आज तक इतनी भयंकर बारिश कभी नहीं देखी। लेकिन तू घबरा मत, बस भगवान को याद कर और उनसे प्रार्थना कर कि जल्दी से ये बारिश रुक जाए। अब तो काव्या और उसके पापा के चेहरे पर उस भयंकर बारिश का खौफ नजर आ रहा था। सुहांत ने देखा कि सब लोग घबराए हुए हैं, फिर उसने खुद को संभाला। अगर मैं भी डर गया तो सब और डर जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे हिम्मत करनी होगी। बेटा घबराए नहीं तो क्या करें, ये तंबू कभी भी उड़ सकता है। आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। सुहांत ने तुरंत बाहर जाकर रस्सियां कसनी शुरू की। बारिश में भीगते हुए वो काम कर रहा था। सुहांत अंदर आ जाओ, भीग जाओगे। अरे नहीं नहीं, अगर तंबू उड़ गया तो सब भीग जाएंगे, मैं कुछ करता हूँ। फिर उसने रस्सियों को कसकर बांधा, तंबू के नीचे ईंटें लगाई, साथ ही पानी बहने के लिए रास्ता बनाया। ये तुमने सही कर दिया जमाई राजा जी। हाँ, अब कम से कम कुछ राहत तो मिलेगी। फिर सबने मिलकर तंबू को थाम लिया। बारिश और तेज हो गई, लेकिन अब सब एक साथ थे।
पूरी रात सबने मिलकर तंबू संभाला। कोई पानी निकाल रहा था, कोई तंबू पकड़कर खड़ा था, तो कोई भगवान को याद कर रहा था। इन सब में सुहांत लगातार काम करता रहा। काव्या उसे देख रही थी। उसे अपने पति पर गर्व था कि वो कैसे उन सब का ध्यान रख रहा है। जैसे तैसे सुबह होने तक बारिश कुछ कम हुई और अब उन्हें राहत मिली। आसमान साफ होने लगा और सबने राहत की सांस ली। तंबू बच गया था और घर का सामान भी ज्यादा खराब नहीं हुआ। तभी ससुर जी ने सुहांत के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ जमाई नहीं बल्कि इस घर के बेटे हो। हाँ बेटा, तुमने इस भयंकर बारिश में भी अपने तंबू वाले ससुराल को कितने अच्छे से संभाला है। हमें नाज है कि हमारी बेटी एकदम सही जगह गई है। मैंने कहा था ना, मेरे पति हीरो हैं। बिल्कुल सही कहा बेटी, ये तो सच में हीरो है। अरे नहीं नहीं, ये सब तो मेरा फर्ज था। सबको सुहांत पर गर्व था। साथ ही उस दिन के बाद सुहांत का नजरिया भी बदल गया। उसे समझ आया कि असली खुशी आराम में नहीं, साथ में होती है, और मुश्किल समय में ही रिश्तों की असली ताकत दिखती है। और गांव की जिंदगी जितनी कठिन है उतनी ही खूबसूरत भी होती है। कुछ दिन गांव में रहकर उन्होंने खूब एंजॉय किया। फिर जब वो वापस शहर लौटने लगा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो तंबू अब भी खड़ा था, लेकिन अब वो सिर्फ एक तंबू नहीं था, वो उसकी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव था। अरे गजोदर काका, होली आने में अभी एक हफ्ता बाकी है, लेकिन अभी से इतनी भयंकर गर्मी होने लगी है कि पूछो ही मत। अरे हमारा गांव पूरी दुनिया में सबसे गरीबों का गांव माना जाता है, इसलिए शायद भगवान भी हमसे रूठे ही रहता है भैया। हम गरीब किसानों के पास एक फसलें तो होती हैं, पैसा कमाने का जरिया, उसकी भी हालत बुरी होती जा रही है। वो दोनों आपस में अपने खेतों के किनारे सब बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव के कुछ नौजवान उनके पास आए। अरे रमेश भैया, गजोदर काका, चलो ना चलते हैं, जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाते हैं। होली आने वाली है और अभी तक हमने होलिका नहीं लगाई। अरे बेटा, अभी तो एक हफ्ता बाकी है, लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो चलो चलते हैं। गजोदर काका गांव के लड़कों के साथ जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए बढ़ने लगे। चलते चलते वो लोग गांव के बाहर एक घने जंगल के बाहर पहुंच गए। चाचा, हमारे गांव में तो पेड़ पौधे ज्यादा बचे ही नहीं, इस जंगल से ही लकड़ियां काट लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से इंद्रदेव हमसे नाराज चल रहे। ना कोई फसल ढंग की हो रही है और ना ही पेड़ पौधे ठीक से जी पा रहे हैं। वो लोग उस जंगल के अंदर घुस गए और पेड़ काटने लगे। तभी वहाँ पर अचानक कुछ कबीले वाले आ गए और कबीले का सरदार भी वहीं मौजूद था। कौन हो तुम लोग? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल के पेड़ काटने की? खुद तो तुम लोग पेड़ काट डालते हो, और जब जंगलों में हम पेड़ बचा कर रखते हैं वो भी काटे डाल रहे हो। कबीले वालों, खत्म कर दो इन लोगों को। गांव वाले उन्हें देखकर डर गए, क्योंकि वो सब बहुत खतरनाक लग रहे थे। अरे भाई साहब, एक हफ्ते बाद होली आने वाली है, ये लकड़ियां हम लोग होलिका दहन के लिए ले जा रहे हैं। ये पूरा जंगल हमारा परिवार है, कोई इस जंगल की एक पत्ती तक तोड़ कर ले जाता है ना, तो हम उसे बख्शते नहीं हैं। सरदार, इन्होंने हमारा पेड़ काटा है, इसलिए अब हम इन्हें काट डालेंगे। रुक जाओ, हमारे दिल में जब इन पेड़ पौधों के लिए इतना प्रेम है तो इंसानों के लिए भला क्यों नहीं होगा। एक हफ्ते बाद होली आने वाली है, और होली वाले समय पर इन लोगों के साथ हम इतना बुरा नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत सरदार? तुम लोगों को हर घर में जितना भी अनाज है, जितना भी धन है, सब लाकर मेरे सामने रखना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचा, हम गांव वालों की हालत वैसे भी बहुत खराब चल रही है, 2 साल से बारिश नहीं हुई, इसलिए हमारे पास थोड़ा सा ही अनाज बचा है। वो भी अगर हम आपको दे देंगे तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, और धन तो हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, तुम सब अपनी अपनी बलि दे दो। अरे नहीं नहीं सरदार, हमारे घरों में जितना भी अनाज है वो सब आपको लाकर अभी देते हैं। चलो बच्चों। तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है क्या? तू यहीं मेरे पास रुकेगा और मेरे आदमी तेरे आदमियों के साथ तेरे गांव जाएंगे। तुम लोग इन गांव वालों के साथ जाओ और जितना भी राशन मिले सब ले आओ। एक गेहूं का दाना तक नहीं बचना चाहिए इनके पास। जी सरदार। गजोधर काका बेचारे वहीं फंस गए और कबीले वाले गांव वालों के साथ सबके घर गए और हर घर से सारा अनाज उठाकर ले आए। उसके बाद सरदार ने गजोधर काका को छोड़ दिया और सभी लोग वापस अपने गांव लौट आए। रात में जब गजोधर काका अपने घर गए तो उनके बेटे बहू बहुत परेशान हुए। पिताजी, वो अजीब लोग कौन थे जो हमारे घरों से हमारा सारा राशन उठा ले गए? अब हम लोग खाएंगे क्या? होली का त्योहार कैसे मनाएंगे? गजोधर ने सारी बात अपने बेटे को बताई। उसके बाद उसकी बहू ने कहा, पिताजी,
आप लोगों को दूसरों के जंगल से लकड़ियां काटने जाना ही नहीं चाहिए था। खैर जो भी हुआ जाने दीजिए, सब कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़ देते हैं। ऊपर वाला चाहेगा तो हम लोग होली भी मना पाएंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं मनाएंगे। वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने ऊपर वाला हमें अपने पास तो बुला लेगा, सारी झंझटें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उस रात पूरा गांव भूखा ही सोया, क्योंकि किसी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे ही समय बीतता रहा और होलिका दहन वाला दिन आ गया। सारे गांव वाले दोपहर को एक साथ इकट्ठा हुए। वहां पर गांव की सभी औरतें भी मौजूद थीं। काका ऐसा करते हैं, हम गांव वालों के पास जितनी भी पुरानी साड़ियां, पुराने कपड़े, बोरी, कागज, ये सब कुछ इकट्ठा करते हैं और गांव के बीचों बीच रख देते हैं। उसके बाद गोबर के उपले हम लोग बना लेंगे। ये सब मिलाकर होलिका बन जाएगी शाम तक। अगर मेरी बात आप लोग को सही लगे तो ऐसा कर सकते हैं। पिताजी, ममता बिल्कुल सही कह रही है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सही कह रही हो बहू, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कोई साल नहीं गया जब हमने होलिका दहन नहीं किया। अगर इस बार नहीं करेंगे तो अपशकुन हो जाएगा। पतझड़ में पेड़ों से जो पत्ते झड़ गए थे वो सब गांव वालों ने इकट्ठा किए, कुछ बोरे इकट्ठा किए और शाम तक होलिका बनकर तैयार हो गई। फिर रात में सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा हुए और गजोधर काका ने अपने हाथों से होलिका दहन किया। ये सब कुछ उन कबीले वालों में से एक लड़के ने देख लिया। पिछले एक हफ्ते से इस गांव में आखिर चल क्या रहा है? मुझे ये बात सरदार को बतानी होगी। कबीले वाला भागता हुआ सरदार के पास गया। सरदार, लगता है हमने उन गांव वालों को कुछ ज्यादा ही सजा दे दी। वो बेचारे सच में बहुत गरीब है। जब से हम उनके घर से अनाज उठाकर लाए हैं तब से एक हफ्ते से खाना नहीं खाया उन लोगों ने। होलिका दहन उन लोगों ने अपने पुराने कपड़े जलाकर मनाया है। इतने पत्थर दिल तो हम नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? उस गांव की हालत सच में इतनी बुरी है? हाँ सरदार, मैं पिछले एक हफ्ते से उन गांव वालों को देख रहा हूँ। बेचारे बहुत परेशान हैं। बिना खाना खाए पिए कैसे रह रहे होंगे वो लोग? जब हम इस प्रकृति से, इन पेड़ पौधों से, अपने जंगल से, पूरी सृष्टि से इतना प्रेम करते हैं तो भला उन गांव वालों के साथ हम इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? सभी कबीले वालों को इकट्ठा करो। मैं एक तांत्रिक प्रक्रिया करने वाला हूँ। जल्दी बुलाओ सबको, इससे पहले कि उनकी होलिका की आग ठंडी पड़ जाए। कबीले के सरदार ने अपने कबीले वालों के साथ मिलकर उस जंगल में ही तंत्र करना शुरू किया। बीचों बीच अग्नि चल रही थी और सरदार मंत्र पढ़ रहा था। हे होलिका माँ, हे लक्ष्मी माँ, हे इंद्रदेव, आप तीनों देवी देवताओं को मिलकर उन गांव वालों के जीवन में उल्लास वापस लाना होगा। जब वो आग थोड़ी देर बाद बुझ गई तो उसकी राख उठाकर सरदार ने अपने उसी आदमी को दे दी। इस राख को ले जाकर उस होलिका के अंदर डाल दो। याद रहे, किसी की नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। जल्दी जाओ, वरना होलिका की आग ठंडी पड़ जाएगी। वो कबीले वाला तंत्र की हुई राख लेकर गांव में गया। उस आदमी ने सारी राख होलिका में डाल दी और वहां से चला गया। अगली सुबह सभी गांव वाले एक बार फिर से एक साथ इकट्ठा हुए और सभी एक दूसरे को होली की बधाइयां देने लगे। अरे, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं चाचा। होली की मुबारकबाद हो। आपको भी बेटा। सभी गांव वालों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं स्वयं को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते से मेरा गांव भूखा है। आज होली के दिन न हमारे पास रंग है और न ही खाने के लिए गुजिया तो छोड़ो, एक रोटी तक नसीब नहीं है आज। तभी अचानक आसमान से धीरे धीरे धूप गायब होने लगी और आसमान धीरे धीरे काला पड़ता गया। अगले पल ही आसमान में जोरदार बिजली कड़की। तभी अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी, लेकिन वो बारिश साधारण नहीं थी बल्कि रंग बिरंगी थी। उन गांव वालों पर रंग बिरंगा पानी बरसने लगा। उस रंग बिरंगे पानी से खेतों की फसलें लहराने लगी। जिन पेड़ों से पत्ते झड़ गए थे और उनमें फिर से हरियाली लौटने लगी। अरे, ये बरसात साधारण नहीं है। आज तो अपने गांव में जादुई रंगों की बरसात हो गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तभी वहाँ पर कबीले वाले आ गए। काका, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतने ज्यादा परेशान होंगे। अब आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। चलिए हम सब मिलकर इस रंगों की जादुई बारिश में होली खेलते हैं। सबने जमकर होली खेली और उस दिन के बाद उस गांव से सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो गई।